हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं सीटी एग्जाम के मैथ के क्वेश्चंस जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व कर लेंगे जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस। तो मॉर्निंग शिफ्ट में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 1, 1331 का घनमूल मल्टीप्लाई में 216 का घनमूल प्लस में 729 का घनमूल और प्लस में 64 का घनमूल। सबसे पहले हम घनमूल को सोल्व करेंगे। तो 1331 का घनमूल होता है 11 मल्टीप्लाई में 216 का घनमूल 6 प्लस में 729 का 9 प्लस में 64 का 4। अब बोर्ड मास का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। पहले मल्टीप्लाई होगी तो 11 छके 66 और 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा 9 6 और 1 7, तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तीन धनात्मक संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो क्या बोला कि 3 संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। सबसे छोटी ए है, उससे बड़ी बी और उससे बड़ी सी। फिर बोला कि इन तीनों संख्याओं के औसत का, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? सभी का सम और डिवाइड में कितनी संख्या है? 3, ये इनका औसत हो जाएगा। तो इन 3 संख्याओं का औसत का 1/3, इनका 1/3 सबसे बड़ी संख्या हमने मानी सबसे बड़ी संख्या सी, तो सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है तो इसके बराबर हो जाएगा ये। उसके बाद बोला है सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ए मानी थी, उससे दूसरी छोटी संख्या हो जाएगी बी, तो ए और बी ये दोनों संख्याएं, इनका औसत दोनों का जोड़ और डिवाइड में 2 किसके बराबर है? 8 के। तो a जमा b कितना हो जाएगा? 2 8 16। पूछा क्या हमसे? सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि c की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो a और b की वैल्यू में पता है कितनी है? 16। तो a जमा b की जगह रखेंगे 16 प्लस में c, और ये हो जाएगा 3 3 9। अब 9 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 9c माइनस 9 8 72। अब c को इस साइड लेके जाते हैं और 72 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8c, तो c हो जाएगा यहाँ से 11, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। श्री x के पास कुछ धनराशि है। वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्याओं में रुपए मिले? तो x नाम का एक व्यक्ति है और वो अपनी धनराशि को 5 मजदूरों में बांटना चाहता है। किस अनुपात में? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7। तो इस रेशियो में वो मजदूरों को अपनी राशि बांटना चाहता है। तो उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे मजदूरों को पूर्ण संख्याओं में रुपए प्राप्त हों? इसका मतलब हो जाएगा कि जो उसके रुपए हैं वो इन सब से डिवाइड होने चाहिए, और वो कम से कम, यानी कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम का क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाएगी, तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 7 के अगर फैक्टर करेंगे 7 रहेगा, 5 के फैक्टर करेंगे 5, 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2। अब 3 इसके अंदर नहीं है, 3 भी लिखेंगे, 2 इसके अंदर आ गया, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 7 5 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, 14 तो ये 42 420 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि उसके पास 420 रुपये होने चाहिए। अगर 420 इनको सबको डिवाइड करके देखेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है तथा b की आय c की आय से 20% कम है, तो क्रम से a, b तथा c की आय में अनुपात क्या है? तो पहली बात बोली कि a की आय जो है वो b की आय से 10% अधिक, 10% होता है 1/10। अगर b की आय को हम 10 मान लें तो a की आय से 10% अधिक, यानी कि 1 अधिक होनी चाहिए, तो इसकी होगी 11। उसके बाद बोला b की आय c की आय से, तो यहाँ पर b माने यहाँ पे c 20% कम है, 20% होता है 1/5। अगर c की आय 5 है तो b की आय से 1 कम हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे a b c की, तो a है 11, b है
10, बी यहाँ से है 4, सी है यहाँ से 5, इसके साइड में 10 है, इसके साइड में 4 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ कॉमन है तो वो कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 11 दूनी 22, यहाँ से आएगा 20 और यहाँ से 25, तो 22, 20, 25 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने जब सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर किया था, n-1 = RT। तो जब सिंपल क्वेश्चन पूछे कि राशि दुगनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी और रेट दे और फिर हमसे टाइम पूछे, तो उसमें हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन बोले तो क्या करेंगे, इनको 1 से डिनोट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे इनको 2 से मानकर। तो एक लाइन में इनकी वैल्यू गिवन होगी और सेकंड लाइन में इनकी वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू हमसे पूछेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर रेट जो है वो सेम है, तो रेट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 = T1 डिवाइड में n2 - 1 डिवाइड में T2, तो 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि n यहाँ पर है 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और टाइम था 7 वर्ष। फिर बोला है 4 गुनी हो जाए, तो n कितना 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और टाइम हमें यहाँ से निकालना है, तो 7 या 21 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम रेट भी निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम जो है वो सेम दे तो। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा कि जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात, इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। तो पहले बोला था आदमी, तो हम यहाँ पर मान ले अगर यहाँ पर है मैन और यहाँ पर है बॉय, तो इनकी एफिशिएंसी है 8 और इसकी है 5। फिर बोला है कि दोनों मिलकर कार्य को 40 दिनों में करेंगे, तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, तो एफिशिएंसी दोनों की हो जाएगी 8 और 5 13 और टाइम है वो 40 दिनों में एक साथ कर लेंगे। अब ये टोटल वर्क है। हमसे क्या पूछा है, यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, जो लड़के की एफिशिएंसी थी 5, तो ये हो जाएगा 8 और 13 8 104, तो वो 104 दिन में इसे पूरा कर लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुपये 126 प्रति किलोग्राम तथा रुपये 135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय की प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? तो 3 चाय दे रखी हैं और उनका रेट दे रखा है। पहली चाय का रेट है 126 रुपये पर केजी और जो दूसरी प्रकार की चाय है उसका रेट है 135 रुपये पर केजी और एक तीसरे प्रकार की चाय है उसका मूल्य हमसे पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि वो x रुपये प्रति केजी उसका रेट है। फिर बोला इन तीनों चाय को हम किस अनुपात में मिलाएं, 1:1:2 में। तो यहाँ पर ये क्या है, रेशियो, ये क्वांटिटी है रेशियो के अंदर। अगर हम इसको 1 किलो लें और ये भी 1 किलो, तो इसको हमें 2 किलो में मिलाना पड़ेगा। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, फिर 1 किलो का मूल्य 126 है और 1 किलो ही लेनी है, तो 126 इसका यहाँ से रुपये हो जाएगा और 135 रुपये की 1 किलो है, 1 किलो ही मिलानी है, तो 135 यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पर 1 किलो के x रुपये हैं, मिलानी कितनी है 2 किलो, कितना हो जाएगा 2x। अभी यहाँ से ये टोटल कितना रेट हो जाएगा, इसको अगर ऐड करें 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 और यहाँ से 2, तो 261 जमा 2x। अब ये रेट है मिश्रण का और ये कितने किलो का मिश्रण है, 2 किलो 1 किलो और 1 किलो, यानी कि 4 किलो का इतना रेट हो जाएगा। अब इसने यहाँ पर क्या बोला है, यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि जो मिश्रण बनाया था हमने, ये मिश्रण, इसका मूल्य है 153 रुपये 1 किलो का, लेकिन ये मिश्रण कितने किलो का है, 4 किलो का। तो 1 किलो के 153 रुपये, 4 किलो के कितने रुपये हो जाएंगे, 4 × 12, 4 × 5 20 और 1 21, 4 × 4 और 2 6, तो 612 रुपये हो जाएगा 4 किलो का, जो कि इसके बराबर है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2x यहाँ से हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, फिर 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे, x हो जाएगा यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 7 14, 2 5 10 और 5, तो 175.5 इसका आंसर हो जाएगा। जो तीसरी चाय थी उसका रेट है 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो तीन विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं क्रम से 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि यह तीनों एक साथ 7:20 और 15 सेकंड घंटे पर बदलती हैं तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बजेंगी। तीन ट्रैफिक लाइट हैं और ये कितने टाइम के अंतराल में बदल रही हैं? 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड। तो अब ये बोल रहा है टाइम देकर कि अगली बार ये एक साथ कब बदलेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो घंटे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर करेगा 90 का, तो 90 हो जाएगा 18 पंजे 90, 5 और 18 हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90। अब 75 के कौन कौन से फैक्टर है, इसमें जो फैक्टर नहीं होंगे उनको हम लिखेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और एक 3 है तो एक 5 और की ज़रूरत पड़ेगी, उसको लिख देते हैं 45, 5 फिर बचेगा 9, 3 3 9 है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, तो 450 सेकंड। अगर हम इसको मिनट में बनाएं तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे, देखो 420 तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा और 420 सेकंड में बनेंगे मिनट 7, तो 7 मिनट बन जाएंगी और 30 सेकंड यहाँ से फिर एक्स्ट्रा रह जाएंगी। वो पहले ये बदली थी 7 20 15, तो 7 मिनट इसमें अगर ऐड करें तो 7 27 और ये 15 सेकंड और 30 सेकंड 45 सेकंड, तो इस टाइम पर वो दोबारा बदलेंगी। ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? दो संख्याओं का योगफल, हम मान लेते हैं दो संख्या ए और बी, इनका योगफल है 45, इनका अंतर बोला है कि योगफल का 9वां भाग है। अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा 45 और 5 50 का आधा 25, बी यहाँ से आ जाएगा 45 में से 5 माइनस करेंगे 40, 40 का आधा 20, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 या 75, 25 चौके 100 और 100 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि x एक 3 अंकीय संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x माइनस वाई सदैव विभाजित होगी। तो ये सदैव विभाजित होगी 3 के मल्टीपल से। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो क्या करेंगे, एक 3 अंकों की संख्या मान लेंगे, 3 अंकों की संख्या मान लेते कोई भी। अब इसको अगर हम जो संख्याओं के अंक हैं इनको अगर हम पलटें, कैसे पलट सकते हैं, अगर हम पलट दें 143 में, अब जो इनका अंतर आएगा वो सदैव विभाजित होगा किससे, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब देखो अगर ये 3 से भाग हो सकता है, संख्याओं का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा, 9 से भी भाग हो जाएगा, 3 ऑप्शन में है नहीं तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, कोई और संख्या मानकर देख लेना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नीमन गुणनफल दे रखा है, इसका निकटतम मान हमें निकालना है। तो 0.333 मल्टीप्लाई में 0.25 मल्टीप्लाई में 0.499 मल्टीप्लाई में 0.125 और मल्टीप्लाई में 24, तो इसका हमें निकटतम मान निकालना है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0. ये 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर 12 हो जाएगा और 3 के ऊपर 12 होता है, इसको सोल्व करते हैं 3/9 यानी कि 1/3, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 25/100 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई में इसको हम क्या मान सकते हैं 0.5, क्योंकि निकटतम मान बोला इसने तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं और 0.5 हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 125/1000 यानी कि 25 से सोल्व करें 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और एक 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 24, इसको 125/1000 कर लेना और 25 से फिर कैंसिल कर लेना। अब इसको सोल्व करें, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 से 24 कैंसिल, 5 से 40 कैंसिल करेंगे, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौदह मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है। तो ठोस बेलन है, ठोस बेलन में अब कितनी धातु का यूज हुआ है इसके लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। अब रेडियस दे रखी थी 14 मीटर, हाइट दे रखी थी 3.5 मीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
2, 7 का आधा होता है 3.5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ये मीटर क्यूब। फिर बोला था कि 1 मीटर क्यूब के 50 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर क्यूब के कितने रुपये लगेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल रुपये आ जाएंगे। अब 22/7 रेडियस हो जाएगी 14 × 14, हाइट हो जाएगी यहाँ से 7/2 और 50 से मल्टीप्लाई करना टोटल मूल्य निकालने के लिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, या फिर इसका एक शॉर्टकट है, जब हमने मेंसुरेशन चैप्टर किया था तब भी देखा था। 22 क्या होता है, 2 × 11। जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2-3 ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएंगे तो फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1,09,800 रुपये। इसको 11 से डिवाइड करके देखो, 11 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, जो इवन प्लेसेस पर जो डिजिट हैं उनका सम करेंगे और जो ओड प्लेसेस पर जो डिजिट है उनका सम करेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीप्लाई कोई तो वो 11 से भाग हो जाती है। तो एक संख्या छोड़कर एक, यहाँ से 1 है, यहाँ से 9 है और यहाँ से 0, सभी का सम कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। फिर इनका अंतर देखें कितना है, जो जोड़ है वो आ जाएगा 8, दोनों का अंतर देखेंगे 2, 11 से भाग नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन 1,02,08, तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 10, दोनों का अंतर कितना है 9, भाग नहीं हो सकता 11 से। फिर है 1,07,800, इनका सम करेंगे 7 और 1 8, यहाँ से 0 और इनका सम करेंगे 8 और 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। तो इसका आंसर हो सकता है, एक बार ऑप्शन 4 को और चेक कर लेते हैं, कभी ऑप्शन दोनों ही डिवाइड होते हो। तो 8 और 1 9, तो यहाँ से 9 आएगा जो कि 11 से भाग नहीं हो सकता। फिर तो 1,07,800 इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, मल्टीप्लाई फीस की ज़्यादा आएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद 55,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी ने इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए हैं, 38,000 रुपये, और बी ने 5 महीने के बाद, जब ए ने स्टार्ट किया उसके 5 महीने के बाद बी आया और उसने 55,000 रुपये इन्वेस्ट किए। यह है इन्वेस्टमेंट। कितने टाइम के लिए, वर्ष के अंत में बोला, यानी कि 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए। तो ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए और बी इसके इन्वेस्ट करने के 5 महीने बाद आया था, यानी कि इसने 7 महीने इन्वेस्ट किए होंगे 1 साल में। तो ये है टाइम। इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई ही क्या होता है, प्रॉफिट। तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनकी रेशियो निकालेंगे ताकि मल्टीप्लाई फिर ज़्यादा बड़ी ना निकले। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, अब कुछ कैंसिल होता है, 5 से ये होते नहीं है, 2 से फिर ये नहीं होंगे, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 8 96, फिर 9 कैरी हो जाएगी, 12 3 36, 36 और 9 45, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। ये प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 8 6 और 5 11, 8 और 5 13 और 1 14, 4 3 7 और 1 8, 841 प्रॉफिट है रेशियो के अंदर। और इसने बोला कि 22,000 का प्रॉफिट होगा, तो 22,000 इसके बराबर रख लेंगे। पूछा क्या है, ए और बी के लाभ के लगभग अंतर, तो इनका अंतर हमसे पूछा है। अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और यहाँ से आएगा 7, फिर 3 बचेगा, तो 71 इनका अंतर होगा रेशियो के अंदर। 71 की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है, तो ये हो जाएगा 22,000 डिवाइड में 841 मल्टीप्लाई में 71। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1857 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1857 इसका आंसर हो जाएगा। हमें लगभग बताना था, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात होगा। तो अनुपात पूछा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। 20% का प्रॉफिट, यानी कि अगर हम 100 में खरीदें तो 120 में हमें बेचना पड़ेगा। तो रेशियो निकालनी, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 6 12। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य भी पहले दे सकता था कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या रेशियो होगी, तो 6:5 होता। अब बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात है, तो 5:6, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक प्लाट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए वह प्लाट को कितने में बेचे। तो हानि कितनी होती है, 15% की। हम माने अगर कॉस्ट प्राइस है 100%,
तो हानि हो जाए 15% की, तो कितने में बेचेगा? 85% में। और ये कितने में कह रहा कि 18,700 में बेचने पर 15% की हानि हुई, यानी कि 85% 18,700 के बराबर है। फिर बोल रहा है 15% लाभ कमाने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस था 100%, 15% का लाभ कमाना है तो 115 में बेचेगा। इसकी वैल्यू में से निकालनी है, सिमेट्री लगा के देख लेना, या फिर इसको हम सोल्व करें 18,700 डिवाइड में 85 और मल्टीप्लाई में 115, तो ये हो जाएगा 5 से सोल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 17 पंजे 85 और 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, 23 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 और 2 5, 2 और 2 0, तो 25,300 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये 15 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट में। अब सॉल्व कर लेते हैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि √2 इसकी वैल्यू में देखिए 1.4142 है, तो हमसे क्या पूछा कि ये अंडर रूट के अंदर है √2 - 1 डिवाइड में √2 + 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जब डिनोमिनेटर में अप्रिमेय संख्या हो तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन, पहले इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज करके, तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और √2 - 1 की 2 बार मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हो रखी है। तो नीचे कितना हो जाएगा? a + b a - b, ये होता है a² - b²। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे नीचे आएगा 1, तो 1 को फिर नहीं लिखेंगे, और इसका था स्क्वायर रूट। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √2 - 1 इसका आंसर होगा। √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ऐसे बचेगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4142 ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि ए बी सी का औसत m है तथा ए बी + बी सी + सी ए = 0 हो, तो a² + b² + c² का औसत, तो a² b² और c² का औसत क्या होगा? 3 संख्याएं a b c, इनका औसत, औसत निकालते हैं, सभी का जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उसे डिवाइड, तो बटे में 3, इनका औसत है m, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? a + b + c, इनका जोड़ हो जाएगा 3m। पूछा क्या है? a² b² और c², इनका औसत हमें पूछा है, तो औसत निकालते हैं, सभी का जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं वो, तो इसकी वैल्यू में निकालनी है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a + b + c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² + c², और माइनस में 2 अंदर हो जाएगा ab + bc + ca, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अगर इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और m²। अब इसने a b + bc + ca की वैल्यू 0 दे दी, तो यहाँ पर इसने 0 दे दी, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a² - b² - c², किसके बराबर? 9m² के। हमें इसकी एवरेज निकालनी थी, यानी कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस साइड से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3m², ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? तो मिश्रण है 80 लीटर और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? यहाँ पर माने मिल्क और यहाँ पर वाटर, इसका अनुपात है 7:3। उसके बाद बोल रहा है इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:1। क्या मिलाना है? पानी। दूध नहीं मिलाना, तो दूध सेम रहेगा, तो सेम करेंगे यहाँ पर। अगर हम इसको यहाँ पर 14 बना ले तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। दूध को सेम बना लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 14, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। अब दूध यहाँ पर सेम है, तो पानी कितना मिलाया है? 1 मिलाई है पानी की, और यही में निकालना है। और मिश्रण था 40 लीटर, दूध है 14 पानी है 6 टोटल कितना? 20 किसके बराबर दे रखा है? 80 के। 1 किसके बराबर है? 4 के, और 1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी थी, यानी कि 4 लीटर हमें यहाँ पर पानी मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाती हैं। कमरे के फर्श की विमाएं क्या हैं? तो इसको हम बाई ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 16 और 12। तो पहली कंडीशन दे रखी थी कि 4 मीटर बढ़ाने पर अनुपात हो जाएगा 4:3। 4 मीटर बढ़ा के देखते हैं कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 16। अनुपात निकालेंगे 4 5 20, 4 चौके 16। 5:4 आया है लेकिन आना था 4:3, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है 18 और 22। 4 मीटर बढ़ाएंगे तो 22 और ये हो जाएगा 26। 2 से कैंसिल होगा 11, यानी कि 4:3 नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है 18 और 24। 4 बढ़ाएंगे तो 22 और ये हो जाएगा 28, तो अब भी नहीं आएगा 4:3, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे सोल्व भी कर लेते हैं इसको। 12 और 8, तो 4 बढ़ाएंगे 16, 4 बढ़ाएंगे 12, 4 से कैंसिल करेंगे 4 चौके 16, 4 3 12, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं। 4 मीटर घटाने पर 2:1 होना चाहिए। 4 मीटर घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 से कैंसिल कर लेते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 2:1। सेकंड जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। धनराशि जो 3 वर्षों में 6 से ही 1/4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजक वार्षिक है, तो ₹4913 बन जाती है। यानी कि हमें धनराशि यहाँ से निकालनी है। रेट कितनी दे रखी है? 6 से ही 1/4%। इसको सोल्व करेंगे तो 4 6 24 और 1 25, 25/4। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 1/16। और चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि प्रिंसिपल 16 था तो 1 का ब्याज बनेगा तो 17 हो जाएगा अमाउंट। और ये कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, तो सेम कंडीशन 3 बार रिपीट कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये है प्रिंसिपल और ये होता हमारा अमाउंट। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का जो क्यूब है वो होता है 4096, और 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। और इसने हमें अमाउंट दे रखा था कि धनराशि कितनी बन जाएगी? 4913 बन जाएगी, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 4096, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह धनराशि उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो यह धनराशि 5100 अधिक अर्जित करती है। तो यह धनराशि कितनी है? तो रेट कितनी बढ़ाई है? 1%, और उसी समय के लिए 1% 1 वर्ष में बढ़ेगी, 3 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 3%। और ये बढ़ाने से अंतर कितना आया था? 5100 रुपये का। तो 3% 51 के बराबर है। 100% कितनी हो जाएगी? सिमेट्री लगाएंगे, ये हो जाएगा 17 और 1700 गुणा, तो 1700 और 2 जीरो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1,17,000 रुपये, ऑप्शन 3। अगर बेसिक देखना हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, PRT/100। ये कह रहा है कि रेट अगर पहले R हो और बाद में हम रेट 1% इंक्रीज कर दें तो इससे अंतर आएगा 5100 रुपये का। तो रेट 1% इंक्रीज करने से कितना ब्याज बनेगा? PR प्लस में 1 डिवाइड में मल्टीप्लाई में T और डिवाइड में 100, ये ब्याज बनेगा 1% इंक्रीज करने से। और अगर 1% इंक्रीज नहीं करते तो ब्याज बनता PRT डिवाइड में 100, और इनका अंतर है 5100। तो इसको सोल्व करके देख लेना, 1,17,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है तथा कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज कौन सी देखिए? समकोण, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का है। फिर बोला कि एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है। अगर हम इसको x माने तो इसका दुगुना हो जाएगा 2x, और कर्ण की लंबाई दे रखी 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया हमें यहाँ से निकालना है। एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट हमें यहाँ से निकालनी है, x के फॉर्म में है, हमें रियल वैल्यू निकालनी है। हमें समकोण में एक थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बराबर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। बेस का स्क्वायर यानी कि बेस है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 100, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से
20 और x हो जाएगा √20। एरिया था 1/2, बेस कितना हो जाएगा √20, हाइट कितनी हो जाएगी 2√20, 2 से 2 कैंसिल, √20 और √20 की मल्टीप्लाई 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी दूरी को तय करते समय a तथा b की चालों में 3:4 का अनुपात है। a को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए b से 30 मिनट अधिक लगे। a को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? a और b है, इनकी जो चालों का अनुपात है यानी कि स्पीड है वो है 3:4। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो वो चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3। अब कह रहा है कि a को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए b से 30 मिनट अधिक लगे और रेशियो में कितना अधिक लगा 1, तो 1 रेशियो किसके बराबर है 30 मिनट के। पूछा क्या है a को स्थान में पहुंचने के लिए समय, टाइम निकालना है, a का टाइम था 4 रेशियो, तो 4 रेशियो हो जाएगा 4 × 12 120 मिनट। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2 घंटा, 2 हावर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दो अभाज्य संख्याएं x और y का एलसीएम कितना है 161 और x बड़ी है y से, इनका मल्टीपल है 161, अभाज्य संख्याएं हैं। अभी हमें इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य हैं, तो इससे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, 2 का ये मल्टीपल है नहीं, 3 से अगर देखें तो 3 से भाग नहीं होगा, 4 तो है ही नहीं अभाज्य संख्या, 5 से भी भाग नहीं होगी, 6 से भी नहीं हो सकती, 7 से भाग करके देखें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ से 2 7 या 21, तो ये हो जाएगा 7 × 23 और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये संख्या हो जाएंगी। लेकिन क्या बोला था कि x बड़ी है y से, यानी कि ये तो है x और ये है y। पूछा क्या है 3y माइनस में x, तो 3 7 21 माइनस में 23, तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। यदि m -4 है और n -2 है तो हमें क्या निकालना है, m³ -3m² प्लस 3m प्लस में 3n प्लस में 3n² प्लस में n³। तो m दे रखा -4, -4 का क्यूब करेंगे तो -64, फिर -3m², m कितना था -4 का स्क्वायर करेंगे 16 16 3 48 प्लस में 3m, m कितना -4 तो 4 3 12, माइनस का 12 आएगा, फिर n दे रखा था -2 यानी कि -6 हो जाएगा यहाँ से, और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 3 12 तो प्लस के 12, n का क्यूब तो 2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे -8। इनको सोल्व कर लेते हैं, 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, अगर 64 और 6 को प्लस करेंगे तो 70, माइनस का 70 और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, तो 6 और 7 और 5 12, तो 126 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि 1/3.718 बराबर है 0.2689 तो हमें क्या निकालना है, 1/0.000371 की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो ये हमें क्या दे रखा है, पॉइंट हटाए अगर हम तो 3718, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा ये 1000, तो इसकी वैल्यू में यहाँ दे रखी है 0.2689। हमसे पूछा क्या, अगर यहाँ पर पॉइंट को हटाएं तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो यहाँ पर, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर थी 3, यानी कि इससे हमें ये कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की पावर 3 तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये निकलेगा। तो इसको भी हमें 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.2689। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4 जीरो, तो 10 की पावर 4 जीरो से ही मल्टीप्लाई करनी, तो इससे कैंसिल, तो 2689 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर और डायरेक्ट करना हो तो देखो पॉइंट को इसने, पॉइंट था यहाँ पर, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो जब भी पॉइंट को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी पावर से, 4 शिफ्ट किया तो 10 की पावर 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 10 की पावर 4 यहाँ पर 1 के अपॉन में यानी कि डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर बेसिक
मतलब डायरेक्ट नहीं पता है तो फिर इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और डेसिमल को कैसे शिफ्ट करते हैं तो फिर जल्दी सोल्व हो जाता है, ये डायरेक्ट ही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में ये 6 घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो घंटियाँ कितने टाइम के अंतराल में बजती हैं? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8, 10 और 12। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या 12, इसके फैक्टर बनाओ तो हो जाएगा 4 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 10 के फैक्टर कौन कौन से इसमें नहीं है? 2 है, 5 चाहिए, 5 लिख देंगे। 8 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 लिखना पड़ेगा। 6 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है। 3 5 15 दूनी 30 और 30 चौके 120। 120 ये क्या था? सेकंड। अगर टाइम में इसको मिनट में बनाना चाहिए तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार ये एक साथ बजेंगी। बोला क्या है? 30 मिनट में। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? इसका 15 मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 15 बार। और ध्यान रखना है, इसने पहले लाइन में बोला था कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, यानी कि एक बार ये स्टार्टिंग में बज चुकी हैं और 15 बार फिर 30 मिनट में बजेंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? ये 16 बार। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया गया। ऐसे ही कार्य 2 बार और किया गया। अब बर्तन में कितना दूध रह गया? 40 लीटर दूध था पहले बर्तन में, 4 लीटर निकाला तो 4 लीटर इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 40 का। तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि 10% होता है 1/10। अगर पहले 10 था तो अब कितना रह गया? 9। और ये 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 10 से 9, 10 से 9। ये हो जाएगा 1000 और यहाँ से आएगा 729। बर्तन में अब कितना दूध है? यानी कि 1000 पहले था, 1000 किसके बराबर दे रखा है इसने? 40 लीटर के। तो हमें 729 की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 40/1000 और 729। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 में 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 7 28 और 1 29। नीचे 100 था तो 2 संख्या छूट गई। 29.16 इसका आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट समझ नहीं आया तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा? देखो पहले था 40 लीटर दूध, फिर क्या किया? 10% दूध इसने निकाल लिया और उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी। 10 लीटर दूध यहाँ से निकाल लेंगे इसमें से, तो अब दूध कितना बचेगा? प्योर दूध कितना बच जाएगा? 90%। इसका 90% अब ये प्योर दूध है। अब फिर क्या किया? 10% फिर निकाल लिया इसने और उसमें पानी मिला दिया, तो अब फिर दूध कितना बच जाएगा? अब इसका 90% बचेगा। फिर से 10% निकाल लिया और 10% पानी मिला दिया, तो अब इसमें प्योर दूध कितना बच जाएगा? 90/100। इसका 90% फिर बचेगा। तो इसको सोल्व कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा 29.16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए बी से 30% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि ए अकेला इस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है वो बी से 30% अधिक कुशल है। 30% हो जाएगा 3/10। अगर बी 10 काम करता है एक दिन में तो ये ए करेगा 3 अधिक, यानी कि 13। ये इनकी एफिशिएंसी है। और इसने दे रखा था कि ए अकेला इस कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। तो ए की एफिशिएंसी है 13, एक दिन में 13 काम करेगा, तो 23 दिन में कितना काम करेगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब पूछा क्या है? दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों की एफिशिएंसी है 23, वर्क को एफिशिएंसी से जब डिवाइड करते हैं तो टाइम निकल कर आता है। 23 से 23 कैंसिल, तो 13 दिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 तथा 80,000 रुपये निवेश किए। 6 माह के बाद ए चला गया। यदि 8 माह के बाद कुल लाभ 40,050 हुआ तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है? ए, बी और सी ये 3 पर्सन है। ए ने इन्वेस्टमेंट किए 80,000 रुपये, बी ने 40,000 और सी ने 80,000। देखो अगर हम इसको रेशियो में बनाएं तो सब में से पहले तो 0 को हटा देते हैं। 4 4 0 सभी में कॉमन है। अब भी कुछ कॉमन है, 2 से फिर कैंसिल हो सकता है। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 4 2 4 हो जाएगा इसका रेशियो।
अभी और भी कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 2 इसकी रेशियो रह जाएगी। अब लास्ट में रेशियो निकाल लेना, उससे क्या है कि मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट है। क्या बोला है, 6 माह के बाद ए चला गया, तो ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीने के लिए, उसके बाद ये चला गया था। फिर बोला है कि यदि 8 माह के बाद, तो बी तो 8 महीने काम करेगा और सी भी 8 महीने, यानी कि 8 महीने इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब कुछ कॉमन है तो फिर उसको कैंसिल कर लेते हैं। अब भी ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट निकल कर आएगी। इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तब, तो 6 4 और 8। अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ये इनकी प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल रेशियो हो जाएगी 3 2 5 4 9, तो 9 रेशियो है प्रॉफिट। और इसने बोला है 40,050, तो इसके बराबर रख लेंगे। एक रेशियो हो जाएगी यहाँ से 9 चौके 36, 4 9 चौके 36, 4 9 5 45 0, तो 4450 एक रेशियो है। पूछा क्या है, लाभ में बी का कितना हिस्सा, तो बी का था 2 रेशियो, एक रेशियो इसके बराबर है, 2 रेशियो हो जाएगी। यहाँ से करेंगे तो 100, यानी कि 5 और 8, तो 8500 इसका, 8500 नहीं होगा ये, 0 0 2 चौके 8 और 1 9 और 2 चौके 8, 8900, तो 8900 इसका बी का लाभ हो जाएगा। इस वीडियो में हमने दोनों शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 6 तारीख को पेपर हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।